सऊदी अरब पाकिस्तान का ज़ाहिर एक देरीना दोस्त और साथी है, और सऊदी अरब की तरफ से हर दौर में ही कुछ ना कुछ वादे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस पे हम बैंक कर रहे होते हैं या हमें उम्मीद होती है अपने अच्छे दिन आने की। लेकिन क्या वो सारी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की पाकिस्तान में आ जाती है जो वादे किए होते हैं? ये वादे पिछले दौर में भी हुए, फिर केयर टेकर्स के दौर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रोमिस हुए, और अब दोबारा वो वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान। तो हाउ डू यू सी दी सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोमिसेस? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये डेवलपमेंट्स जो है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये 2019 से जो है कमिटमेंट्स हुई हैं और उस वक्त से अभी तक कमिटमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ इसमें हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बनिस्बत इसके कि हम सऊदी अरेबिया को कोई दोष दें। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वैसी नहीं रही। आपको पता है पिछले कोई 4-5 सालों से पर्टिकुलरली, वैसे आपके 20 साल में प्रॉब्लम नहीं है, बट खासकर पिछले 4-5 सालों में प्रॉब्लम्स ऐसी हुई हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। दूसरा, पॉलिसी कंसिस्टेंसी का बड़ा मसला है हमारे यहाँ के। हर गवर्नमेंट आके अपने हिसाब से पॉलिसी को चेंज करती है। फिर उसके अलावा मैक्रोज, जिसमें महंगाई, जिसमें शरह सूद, जिसके अंदर टैक्सेस, जिसके अंदर एनर्जी की प्राइसेस, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस, जिसके अंदर आपका जो पाकिस्तानी रुपी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तानी रुपी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहा है और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर हो वो ये देखता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किस रेट पे लेकर आ रहा हूँ और कितनी रेट पे मुझे इस पे एग्जैक्ट मिलेगा या मुझे कोई रिटर्न मिलेगा। तो देखें, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी रिफाइनरी की भी अनाउंसमेंट की, आपको याद होगा 2-3 साल। प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे यहाँ गैस ही नहीं है तो रिफाइनरी हम कैसे लगाएंगे। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पॉलिसी के इशूज हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इतने इशूज नहीं रहे, या यूएई की तरफ से इतने इशूज नहीं रहे, या चाइना की तरफ से इतने इशूज नहीं रहे। हमने अपने घर को उस तरह से सही मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो कमिट तो किया इन्होंने, बट इवेंचुअली जब हमने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, हमने अपने हाउस को सही नहीं किया, तो फिर ये पीछे हट रहे या फिर ये आए नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें खासकर ये जो हम बात कर रहे हैं रेकोटेक की, और रेकोटेक में इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसमें बहुत अच्छा सबसे ज्यादा एफडीआई लास्ट ईयर भी आई है और इस साल भी सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि चिप जो मैन्युफैक्चरिंग है ये की है फ्यूचर की, ये टेक्नोलॉजी की। और सब ये जो हम बात भी कर रहे हैं फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, गैजेट्स पे, ये सारा चिप, या गाड़ी ड्राइव करते हैं, कोई भी आप चीज उठा लें उसमें चिप यूज होती है ज्यादातर। तो चिप जो है वो उसका मेन कंडक्टर कॉपर होता है, और कॉपर के रिजर्व हमारे पास बहुत बेताशा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सऊदी अरेबिया को हम कैप्चर करें इस इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके साथ इस पे बिल्ड करें मोमेंटम को, फिर अपने टैक्सेस को, एनर्जी को, इन सब चीजों को ठीक करें। ये पूरी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि सऊदी अरेबिया अकेला एक इन्वेस्टर आ गया तो वो इन्वेस्ट कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में अप्रोच ठीक है। अच्छा फुरन साहब, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट सऊदीया, हम क्या उस तरफ भी जा सकते हैं कि उनकी जो न्यूम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यूम सिटी बन रही है और वहां पर भी बड़ी जॉब्स हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हमारा कोई यूथ या हमारा इतना बड़ा तबका जॉबलेस बैठा है पाकिस्तान में, तो क्या हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सऊदीया के साथ ये इशू भी उठाए कि भाई आप लोग हमारे यूथ को, या जो बहुत सारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारा लेबर है, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि स्किल्ड भी हैं लेकिन वो बस किसी वजह से वो पाकिस्तान में बैठे हैं और बेरोजगार हैं, तो इनको वहां पर एकोमोडेट किया जाए। ऑल्दो ब्रेन ड्रेन या स्किल कैपेसिटी ड्रेन तो हमारा होगा, लेकिन फिर उन लोगों का भी भला हो जाएगा इससे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि सिर्फ नियम डेवलप नहीं हो रहा, सऊदी 2030 का विजन, और वो ये तो एक शहर की बात हो रही है, इसमें तो बेताशा इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और इनका जो ओवरऑल 2030 का विजन है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वो परस्यू कर रहे हैं और पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें हमें अनस्किल्ड लेबर की जगह हमें जो है स्किल्ड लेबर भेजने की जरूरत है, और हमें सबसे पहले अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप भी तो करना है। तो मेरे ख्याल में अगले 1-1.5-2 साल में अगर हम इन्वेस्ट करें सही से अपनी मिडिल क्लास में, और अपने ये जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, इनको स्किल्स इनके डेवलप करें, और देखिए उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे टेक्नोलॉजी पे काम तो हो रहा है बट उस स्केल पे नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। हमारे एम्प्लॉयबल उतने लोग नहीं निकल रहे जितने होने चाहिए। हमारी अपनी आईटी इंडस्ट्री जो है उनको सही से जो है फोर्स नहीं मिल रही वैसी जो कि क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी नीड्स को पूरा करें स्किल्ड जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, बल्कि सऊदी अरेबिया तो पूरे रीजन का एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है, और पूरे रीजन का एक्सपोर्ट हब का मतलब है
बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग डेफिनेटली रिक्वायर्ड होंगे। तो हम बिल्कुल ये टू वे जी, स्टेट लेवल मुआहिदे इस किस्म के एक्सचेंज के होने चाहिए एंड वाइल दे आर हेयर, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, ये मैं दोबारा एक मरतबा कहूंगी। अच्छा, हम टेक्नोलॉजी की बात करें खुरम साहब, एक और चीज जो मैं कंपैरिजन कर रही थी, कल मैंने अखबार में इश्तिहार देखा नवाज शरीफ IT पार्क, और आई एम श्योर आपकी भी नजर से गुजरा होगा, और इस एक तो ये मंसूबा है नवाज शरीफ IT पार्क, और फिर इससे पहले भी IT पे जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो फोकस था वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, केयर टेकर से पहले की गवर्नमेंट खान साहब की। तो इन दोनों का मवाजना अगर हम करें तो ये क्या एक ही चीज है, इनका गोल दोनों प्रोजेक्ट्स का एक ही जैसा है कि ज़ाहिर पाकिस्तान में IT के शोबे को फरोग देना और लोगों को इसकी तरफ लेकर आना, या ये दो अलग अलग चीजें हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स STZs जो थे और ये नवाज शरीफ IT पार्क? जी, मेरे ख्याल में मोर लेस सेम लाइंस पे ये चीजें हैं, और SEZs जो होती हैं वो ज्यादातर आपको जो है ये इस तरह का लैंडस्केप प्रोवाइड करती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कनेक्टिविटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यूटिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इन्वेस्टर आके वहाँ इन्वेस्ट करता है, उसे टैक्स का बेनिफिट होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे चीज हैं जिन्हें हमें सही करना है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, ये SEZ है जो 2019 या 20 में आई थिंक लॉन्च हुआ था, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इस्लामाबाद में, और फिर उसको इस तरह से स्केल करने की बात हुई, और हो भी रहा है कि आप हर शहर में SEZ, अगर वहाँ पे आपका एक जोन है और वहाँ पे क्लस्टर है आपका, और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स हैं इस तरह के जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको SEZ का एक जोन करार दे दिया जाए और वो सारे इंसेंटिव्स उस पर अप्लाई हो। तो मेरे ख्याल में ये भी वही चीज है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम का ये कि कंटिन्यूटी नहीं होती है। आप एक, मैंने जिस पहले कहा ना, पॉलिसी जो कंसिस्टेंसी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इमरान खान ने कोई अच्छी चीज की है तो नवाज शरीफ से आगे लेके चले, शहबाज शरीफ ने कोई अच्छी चीज की है तो आसिफ अली जरदारी ने अच्छे लेके चले। इसी तरह से हमारे जितने लीडरशिप है वो सारे अच्छे कामों को आगे लेके चलें, और किसी के अगर बेहतर काम नहीं है तो उस पर इम्प्रूव करें। इस तरह की अगर हमारा एटीट्यूड होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारी बेहतरी होगी। सिर्फ हम लीडर ले लेंगे और कर देंगे उस चीज को, तो उससे हमारा फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा, और हमारे जो पोटेंशियल कभी रियलाइज नहीं। सही है। अच्छा, अब एक और चीज, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की बात हो रही है या कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, ये जहन में मेरे आ गया कि बिस्प एक ऐसा प्रोजेक्ट है। मैं सोचने लग गई थी कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो तवातुर के साथ हुकूमतों ने कैरी फॉरवर्ड किया हो। तो बिस्प बेनजीर इनकम सपोर्ट मेरे माइंड में आया कि वो तो चल रहा है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शुरू किया, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी जारी रखा, फिर खान साहब की, फिर दोबारा जो PDM है और वो सारे, तो वो चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि या तो वो प्रोजेक्ट में कोई फ्लॉ है या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है बुनियादी कि जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर रहा। उसके बाद भी हमने देखा कि पिछले साल ये रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की आधी आबादी, मतलब 24 करोड़ आवाम में कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन से या तो नीचे हैं या उसके बिल्कुल ही करीब हैं, और वो भी आने वाले दिनों में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है पावर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो ये वो पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम तो फिर डिलीवर ही नहीं कर रहा। और इसमें एक और आर्ग्यूमेंट भी मेरा ले लें, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा, कि अगर वो 12,000 रुपए हम किसी फैमिली को देते हैं 6 महीने बाद, तो उसका एक फैमिली पर फैमिली आप हिसाब लगाएं कितनी करोड़ फैमिलीज को हम ये दे रहे हैं या लाखों फैमिलीज को हम दे रहे हैं, तो उस पर नेशनल एक्सचेकर पे या जो हमारा जो खजाना है उस पर क्या बोझ पड़ रहा है, और क्या उससे आम आदमी की जिंदगी में कोई फायदा भी हो रहा है। 6 महीनों के बाद 12,000 रुपए का वो फैमिली क्या करती है। मुझे वैसे ठीक है, वी आर ब्लेस्ड, हम उस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह से वो एक गरीब आदमी सोचता है जो उस प्रेशर में रह रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं चाह रही हूं कि कोई और ऐसी चीज डेवलप करें जिसका फायदा हो उसको भी, और वो पॉवर्टी से एलिविएट हो, ऊपर आए वो। जी, देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि एक तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है ना, वो बहुत बड़ा टैक्स है, बहुत बड़ा बर्डन आम आदमी पे इन जनरल, और एक ऐसे इंसान पे जिसकी तनख्वाह जो है वो हमारे एवरेज तनख्वाह 25,000 रुपए हार्डली, और इन्फ्लेशन जो है आपके यहाँ 25 और 30% तक ऊपर गया है 1-1.5 सालों में, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि इसी वजह से एक तरफ महंगाई का बढ़ना, यानी कि महंगाई का 20 से 25% तक ऑन एवरेज बढ़ना, और ग्रोथ जो है 1.5 से 2% होना। तो ये जो डिफरेंशियल है ना ग्रोथ और महंगाई के बीच में, यानी कि एक तरफ आमदनी नीचे जा रही है या नहीं बढ़ रही उस तरह से, दूसरी तरफ उस आमदनी के ऊपर जो अखराजात हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए तो आपके पॉवर्टी में इजाफा हुआ है, और आपके रीजनल कंट्रीज में जो है वो पॉवर्टी में कमी हुई है रिलेटिवली। अगर आप बांग्लादेश देख लें, अगर आप इंडिया देख लें, चाइना देख लें,
और आप जो है इस वक्त पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, जो स्टेट बैंक का काम है, जो गवर्नमेंट की सप्लाई साइड का काम है, उसे बेहतर करना चाहिए। और ये सारी चीजें उससे लिंक्ड है, चाहे एनर्जी प्राइसेस हो, टैक्सेस हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, या पाकिस्तानी रुपये की जो है कदर में कमी होना हो। तो ये सब चीजें इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से ये जो BISP है, मैं इस प्रोग्राम को नहीं कहूंगा कि ये गलत है, अच्छा। या ये तो सपोर्ट, ये एक आपका एक तरह से कुछ तो है ना, कुछ तो मिल रहा है। लेकिन वो जो 12,000 रुपए हैं, अगर वो 90 लाख लोगों को मिलते हैं, 90 मिलियन, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम, 9 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं या 9 मिलियन लोग हैं, तो लेट्स से 9 मिलियन हाउस होल्ड्स भी हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। मैं ये कहूंगा कि दो चीजें होनी चाहिए, एक तो BISP में एलोकेशन ज्यादा होनी चाहिए और डायरेक्ट सब्सिडी होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट लोगों को दें, और ये डिजिटल मीन्स के थ्रू दें, अकाउंट्स के थ्रू दें, ताकि लोगों को डॉक्यूमेंट भी साथ साथ किया जा सके। सेकेंडली, महंगाई में कमी करें, ताकि ये 12,000 रुपए की वैल्यू जो है वो बेहतर हो, ताकि लोगों की जो है कुव्वत खरीद में इजाफा हो। तीसरी चीज, ये ग्रोथ में बेहतरी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ताकि हम जो है वो एनवायरमेंट को ठीक करें, ग्रोथ में लेकर आए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, साथ में आपकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, तो ओवरऑल आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा। तो ये सब चीजें बेहतर होंगी। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पार्ट एंड पार्सल है, ये पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और ये जो आपके ग्रोथ का कम होना है, इसका पार्ट एंड पार्सल है, जो BISP का इम्पैक्ट रिलेटिवली कम करता है। बट मैं ये कहूंगा फिर भी होना चाहिए, इसमें ज्यादा एलोकेशन हो। IMF भी मना नहीं करता आपको, इसमें एलोकेशन ज्यादा करें और लोगों को सपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि फाइनेंस मिनिस्टर यूएस में मौजूद है हमारे औरंगजेब साहब, और इस वक्त तो उनका फोकस क्लाइमेट चेंज पर भी है। जो इनिशियल उनकी एक्टिविटीज थी उसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी वहां पर बातचीत की है। तो वहां से क्या इम्कान है, क्या आ रहा है वहां से, कुछ आ रहा है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में जब उनका टूर खत्म होगा, जब उनका ट्रिप खत्म होगा, तो फिर नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, आपको ये पता है कि पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो है विक्टिम रहा और है भी। और ये जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, जिसमें इवन इंडिया टू एन एक्सटेंट है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे जो है ये कार्बन एमिशन में बहुत ज्यादा आगे रहे। कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम पे रहा है। हमारे सैलाब देखें आप, पिछले 1.5 साल में कितने सीवियर आए हैं। उसके अलावा बारिशें कितनी जो है वो अनसीजनल हो रही हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो वॉलेटाइल, बहुत ही ज्यादा अपने फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज का होता है। तो हमें तो अपने आप को ये पिच करना चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े जो है वो विक्टिम है। तो आप हम दो काम करने चाहिए इसमें देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि आप हमें सपोर्ट करें। ये क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना, दुनिया में ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, इस तरह की चीजें हो रही हैं, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस है, इस पे हमें जाना चाहिए, इस पे हमें अट्रैक्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, नंबर 1। सेकेंडली, डोनर्स को अट्रैक्ट करने की चाहिए। थर्ड, ये होना चाहिए कि हमारे जो डेट है, हमारा जो कर्जा है, उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा हो सकता है जिसको हम दुनिया को जाके ये कहें, IMF से बात करें, वर्ल्ड बैंक से बात करें, US से बात करें, अपने सारे पार्टनर से बात करें, सऊदी अरेबिया से भी बात करें, क्योंकि ये तो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाइना से भी बात करें कि जी आप हमारा ये जो कर्जा है ना, इसे आप कन्वर्ट कर दें क्लाइमेट फाइनेंस में। इसे आप कन्वर्ट कर दें कि जी आप ये जो 10-12 अरब डॉलर आपका रोल ओवर हो जाता है और 10-12 अरब डॉलर आपको पे करना पड़ता है, इसे कन्वर्ट कर दें क्लाइमेट फाइनेंस में कि जी हम क्लाइमेट ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम शहजाद साहब, आपने बड़ा थॉरली एक्सप्लेन किया